एक बड़ा सिंपल सा सवाल है कि जो हमारा शरीर है, जो सोच सकता है, चल सकता है, महसूस कर सकता है, आखिर ये बना किस चीज़ से है? तो हम ऑब्वियसली ये जवाब देते हैं कि ये हड्डियों से बना है, खून हमारे बॉडी में होता है, मांसपेशियाँ होती है। लेकिन देखिए, सच ये है कि ये सब चीज़ें भी किसी और चीज़ से बनी होती है और हम उसे बायोलॉजी में कहते हैं सेल। देखिए, सेल बायोलॉजी की सबसे बेसिक और सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट होती है, इसीलिए हम कहते हैं सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अब बेसिक यूनिट का मतलब समझो कि बेसिक यूनिट जो है वो बेसिक यूनिट का मतलब होता है सबसे छोटी, जिससे मिलकर पूरी चीज़ बनती है। जैसे ईंट से घर बनता है, वैसे ही सेल से बॉडी बनती है। अब देखिए, सेल एक्चुअल में होती क्या है, सेल क्या है, ये हमको समझना है। तो सेल देखिए लाइफ की सबसे छोटी लिविंग यूनिट होती है। अब लिविंग का मतलब ये है कि सेल अपने आप में लाइफ के जो काम होते हैं, लाइफ प्रोसेसेस जो होते हैं वो कर सकती है। अब एक सेल देखिए, रेस्पिरेशन बिल्कुल होता है, सेल में एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है, सेल ग्रो होते हैं, वेस्ट निकलता है, और कई केसेस में नए सेल भी बना सकती है, यानी रिप्रोडक्शन भी एक सेल में हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक सिंगल सेल अपने आप में पूरी लाइफ प्रोसेसेस, यानी ज़िंदगी का जो एक छोटा वर्जन है वो होती है। ठीक है, क्योंकि वो लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म करती है और इसलिए सेल को हम कहते हैं स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट। ठीक है, इससे छोटी कोई चीज़ लाइफ शो नहीं करती। ठीक है, तो सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, कैसे हमें पता चला कि हमारी बॉडी इतने स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट से बनी है? ठीक है, तो देखिए, आज से लगभग हम 350 साल पहले एक साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट हुक। उन्होंने एक कॉर्क का टुकड़ा माइक्रोस्कोप के नीचे रखा। अब कॉर्क क्या है? तो देखिए, कॉर्क एक डेड प्लांट का हिस्सा होता है, जिसे हम हमारी आम भाषा में बोल सकते हैं जो बाहरी परत है किसी भी पेड़ की, जिसे हम छाल भी कहते हैं। ठीक है, उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखा और माइक्रोस्कोप में उन्होंने छोटे छोटे बॉक्स जैसे खाली स्ट्रक्चर देखे। अब उन बॉक्सेस को उन्होंने नाम दिया सेल। देखिए, सेल का मतलब होता है छोटा कमरा। ठीक है, ये याद रखो। और ये याद रखना कि रॉबर्ट हुक ने डेड सेल देखे थे, लिविंग सेल नहीं देखे थे। तो ये एग्जाम में भी हमें कंफ्यूज करता है, तो याद रखना रॉबर्ट हुक ने डेड सेल देखे थे। उसके बाद एक और साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था एंटोनी वैन लियोनहुक। देखिए, प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो सकती है, एंटोनी वैन लियोनहुक। तो इन्होंने क्या किया था, पहली बार लिविंग सेल देखे थे। अब लिविंग सेल क्या देखे थे? तो इन्होंने बैक्टीरिया देखा था। यहीं से साइंटिस्ट को समझ आया कि लाइफ का असली राज सेल के अंदर छिपा है। देखिए, इसके बाद आई सेल थ्योरी। अब सेल थ्योरी क्या है, जो बहुत से एग्जाम में हमें पता होनी चाहिए, एग्जाम्स में पूछते हैं। तो सेल की इंपॉर्टेंस समझने के बाद हमको समझना पड़ता है कि सेल थ्योरी क्या है। तो साइंटिस्ट ने एक सेल थ्योरी दी। इस थ्योरी के 3 सिंपल पॉइंट्स है। पहला पॉइंट है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने होते हैं। ऑब्वियसली सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने होते हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो है सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन की बेसिक यूनिट है। वही जो हमारी डेफिनेशन है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, और तीसरा, नए सेल्स हमेशा पुराने सेल से ही बनते हैं। इस तीसरे पॉइंट को एक लाइन में बोला गया, ओमनिस सेल्यूला इज सेल्यूला, यानी सेल कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। देखिए, इसका जो मतलब है ये है कि सेल हवा से या अचानक से नहीं बन जाती, उसका एक बिल्कुल, ये सारे प्रोसेसेस हमको ध्यान में रखने पड़ते हैं। तो यहाँ पर आप बिल्कुल ये 3 साइंटिस्ट के नाम हमेशा याद रखो। एक है रॉबर्ट हुक, उसके बाद जो साइंटिस्ट थे वो थे शिल्डन, जिन्होंने ये जो प्रपोज किया था कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड ऑफ सेल, जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट है। और तीसरा रुडोल्फ विरशॉ, इन्होंने ही ये ओमनिस वाला स्टेटमेंट किया था कि न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, ये है सेल थ्योरी। देखिए, अब एक और सवाल है कि क्या सब सेल एक जैसे होते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक सेल से बने होते हैं, यानी उनमें सिंगल सेल होता है। इन्हें हम कहते हैं यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। और जैसे इसका एग्जाम्पल है अमीबा। अमीबा का एक ही सेल होता है, चलना, खाना, सांस लेना सब कुछ सिंगल सेल करता है।
दूसरी तरफ होते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, जैसे ह्यूमंस और प्लांट। इनमें एक से ज़्यादा सेल होते हैं। ह्यूमन में तो 37 ट्रिलियन से ज़्यादा सेल्स मौजूद होते हैं, ठीक है, ह्यूमन बॉडी में। यहाँ बहुत सारे सेल्स ऐसे होते हैं, यहाँ पर देखिए मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे सेल्स होते हैं और हर सेल का काम अलग होता है। इसी को हम कहते हैं, जैसे हर सेल अलग काम करता है, तो इसी को हम हमारी भाषा में क्या कहते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब लेबर का डिवीजन, ठीक है। अब डिवीजन और लेबर का मतलब अगर मैं बताऊं तो डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब होता है हर सेल का अपना एक स्पेशल काम है। जैसे मसल सेल सिर्फ मूवमेंट का काम करता है, नर्व सेल मैसेज पहुंचाने का काम करते हैं और ब्लड सेल जो है वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करते हैं। इससे इससे क्या होता है कि बॉडी ज़्यादा एफिशिएंट और कॉम्प्लेक्स बन जाती है। देखिए अगर हम सेल का बेसिक स्ट्रक्चर अगर देखें तो अब समझना है हमें सेल का बेसिक स्ट्रक्चर। देखिए सेल के अंदर क्या होता है ये हमें समझना है। सेल को समझने का एक बढ़िया आसान तरीका है, सेल को एक फैक्ट्री जैसे समझो। देखिए सेल एक फैक्ट्री है और न्यूक्लियस उस फैक्ट्री का कंट्रोल रूम है। तो सेल का जो कंट्रोल सेंटर क्या है, न्यूक्लियस है। तो देखिए एक नॉर्मल सेल में तीन मेन पार्ट्स होते हैं, एक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक है साइटोप्लाज्म और एक है न्यूक्लियस। तो ये तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, तो देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल की बाहरी बाउंड्री होती है, ठीक है। ये एक लिविंग मेम्ब्रेन होती है इसका काम है डिसाइड करना कि क्या सेल के अंदर जाएगा और क्या सेल के बाहर निकलेगा, मतलब एक गार्ड की तरह इसका काम होता है। इसीलिए इसे कहते हैं, जो हमारी टर्मिनोलॉजी है उसमें हम इसे कहते हैं बायोलॉजी में सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। सिलेक्टिवली क्यों कहते हैं, तो सिलेक्टिवली का मतलब होता है सब कुछ नहीं, मतलब सिर्फ ज़रूरी चीज़ें ये सेल के अंदर आने देती है और जो ज़रूरी नहीं है उन्हें बाहर भी जाने देती है। मतलब ये डिसाइड करती है कि क्या अंदर जाएगा या फिर क्या सेल के बाहर जाएगा। इसके बाद है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म क्या है, तो देखिए साइटोप्लाज्म सेल के अंदर का जो जेली जैसा फ्लूइड होता है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब देखिए जितने भी सेल ऑर्गेनल्स है वो इसी साइटोप्लाज्म में होते हैं और ज़्यादातर केमिकल रिएक्शन यही होती है। देखिए अब इसके बाद जो है साइटोप्लाज्म के बाद हमें देखना है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस क्या होता है, तो देखिए न्यूक्लियस सेल का कंट्रोल सेंटर होता है, जैसा हमने अभी देखा। अब इसके अंदर क्या होता है, तो देखिए जो हमारा डीएनए होता है, हमारे जीन्स है, हमारा क्रोमोसोम है, ये सारी चीज़ें सेल के अंदर होती है। अब न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है, तो देखिए न्यूक्लियस कंट्रोल सेंटर है, इसीलिए वो सेल का बिहेवियर, सेल कब डिवाइड करेंगी का और कौन सी इंफॉर्मेशन आगे जाएंगी, ये सारा काम न्यूक्लियस करता है, इसीलिए उसे हम कंट्रोल रूम कहते हैं। याद रखना कि बैक्टीरिया जैसे जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। ये धीरे धीरे हम समझेंगे जब हम बैक्टीरिया वगैरह इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम बेसिक्स टू एडवांस चल रहे हैं, तो धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप इसको एडवांस लेवल पर लेकर जाएंगे। इसके बाद देखिए सेल ऑर्गेनल्स। अब सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, तो सेल के अंदर छोटे छोटे स्पेशलाइज्ड पार्ट होते हैं जिन्हें कहते हैं हम सेल ऑर्गेनल्स। बिल्कुल आसान भाषा में समझो, जैसे बॉडी में ऑर्गन्स काम करते हैं वैसे ही जैसे बॉडी में ऑर्गन्स काम करते हैं, जैसे हर ऑर्गन का अलग अलग काम होता है, ठीक है, वैसे ही सेल के अंदर भी ऑर्गेनल्स होते हैं जो अलग अलग काम परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो हमारे बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं और सेल में ऑर्गेनल्स होते हैं, तो ये समझ लो। अब इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स कौन से हैं, तो सबसे पहले जो एग्जाम का भी फेवरेट टॉपिक होता है, तो इसी ऑर्गेनल्स पे बहुत सवाल आते हैं, तो उसमें एक है माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखिए ये है माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया ये एनर्जी बनाता है, इसीलिए इसे कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। ये एटीपी बनाता है तो इसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है, इसीलिए इसे हम देखिए इसको बार बार ध्यान में रखना कि इसे हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। इसके बाद है राइबोसोम। देखिए राइबोसोम ये प्रोटीन बनाते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं और प्रोटीन बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। हम प्रोटीन को भी डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। इसके बाद है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। देखिए ये सेल का एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। इसके बाद है गोल्गी अपैरेटस। सब लोग अलग अलग प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो
अपने हिसाब से करिए। बिल्कुल, गोल्गी अपैरेटस क्या है? तो बिल्कुल प्रोटीन को पैक और डिस्ट्रीब्यूट करने का काम अगर कोई करता है तो वो गोल्गी अपैरेटस है। देखिए, इसीलिए इसको हमारी भाषा में, टर्मिनोलॉजीज में हम इसे बोलते हैं पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि ये करता है प्रोटीन को पैक और यही करता है प्रोटीन को डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, इसके बाद है लाइजोसोम। अब ये क्या है? वेस्ट को तोड़ता है, इसीलिए इसे बैग कहा जाता है। इसके बाद है बिल्कुल वैक्यूल। अब ये वैक्यूल क्या है? तो ये स्टोरेज का काम करता है। प्लांट सेल में ये बहुत बड़ा होता है। ठीक है, ये हमें याद रखना है। इसके बाद है प्लास्टिड्स। देखिए, प्लांट सेल अलग होता है, एनिमल सेल में कुछ अलग चीज़ें होती है, मतलब सारी चीज़ें नहीं, मेन हम वो भी देखेंगे। तो जो प्लास्टिड्स है ये सिर्फ प्लांट सेल में होते हैं। जैसे इनमें क्लोरोप्लास्ट है, जैसे वो फोटोसिंथेसिस करता है। ठीक है, अब ये फोटोसिंथेसिस क्या है ये आपको पता है, लेकिन आने वाले लेक्चर्स में हम ये भी कवर करने वाले हैं। इसके बाद है प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में डिफरेंस। देखिए, प्लांट सेल और एनिमल सेल में का हमें डिफरेंस समझना है। प्लांट सेल में देखिए 3 चीज़ें हमें याद रखनी है। सेल वॉल नहीं होते, प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, प्लास्टिड्स होते हैं, वैक्यूल बड़ा होता है। ह्यूमन सेल में सेल वॉल नहीं होती, प्लास्टिड नहीं होते और सेंट्रोसोम होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमको याद रखनी है। तो अब देखिए इसमें हमें बहुत ज़्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ध्यान में रखना कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ कि स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा है, लार्जेस्ट जो सेल है उसे ऑस्ट्रिक एग है और लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल है। अब सबसे कॉमन कन्फ्यूजन होता है कि एटॉम लाइफ की यूनिट है या नहीं। देखिए भैया, एटॉम लाइफ की यूनिट नहीं होता, टिश्यू भी बेसिक यूनिट नहीं होता। ये कन्फ्यूजन वाले ट्रिक है एग्जाम में। तो सेल ही बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, एटॉम लाइफ शो नहीं करता, तो सेल लाइफ शो करता है। ठीक है, देखिए अब देखते हैं कि सेल्स को हम 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं या 2 ग्रुप में बांटते हैं। तो सेल्स को उनके इंटरनल स्ट्रक्चर के बेसिस पर 2 ग्रुप में हम डिवाइड करते हैं। तो पहला है प्रोकैरियोटिक सेल्स और दूसरा जो ग्रुप है वो है यूकैरियोटिक सेल्स। तो पहले देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती है। तो देखिए, प्रो का मतलब होता है पहले और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। यानी प्रोकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स होती है जिनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि उनमें उनके पास मतलब डीएनए नहीं होता या डीएनए नहीं होता, लेकिन वो न्यूक्लियस के अंदर बंद नहीं होता। सिंपल से समझो, आसान भाषा में प्रोकैरियोटिक सेल्स को हम बोल सकते हैं न्यूक्लियस के बिना वाली सेल। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। अब देखिए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम इसमें देखें तो देखिए इसमें ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। मेम्ब्रेन जो मेम्ब्रेन के साथ जो ऑर्गेनल्स बाउंड होते हैं तो वो भी इसमें एब्सेंट है और जो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल सिंपल होता है। अब दूसरी जो ग्रुप है वो है यूकैरियोटिक सेल। अब यूकैरियोटिक का क्या मतलब है? तो यू का मतलब होता है ट्रू, यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। यानी यूकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स होती है जिनमें प्रॉपर या ट्रू न्यूक्लियस होता है। इस न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। सिंपल वर्ड में यूकैरियोटिक सेल न्यूक्लियस वाली सेल होती है। फॉर एग्जाम्पल प्लांट सेल्स या फिर हमारी एनिमल सेल्स या ह्यूमन सेल्स। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें अगर देखें तो ट्रू न्यूक्लियस बिल्कुल प्रेजेंट होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स इसमें प्रेजेंट है और स्ट्रक्चर बढ़िया कॉम्प्लेक्स इसमें स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी रेलेवेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही बेसिक टू एडवांस ये हमारी बायोलॉजी की सीरीज शुरू है और इसमें अगले लेक्चर में हम देखेंगे टिश्यूज़। अगर आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या नॉलेज गेन करके दुनिया को समझने की कोशिश, तो थिंको को फॉलो और सब्सक्राइब करें।